ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू का किसे बोलते हैं भाई? ओवरव्यू का मतलब जो भी हमने अपने सबक पढ़े हैं उन सारे सबक के अंदर छोटी छोटी सी बातें हम इस बोर्ड पे लिखेंगे और आप भी लिखेंगे, और कोई भी बच्चा बिना लिखे नहीं बैठेगा। आज का दिन है आपके पास, कल का दिन है, परसों का दिन है। मुझे जरा एक बार है ना देखिएगा, चैप्टर भेज दीजिए, चैप्टर दे दीजिए, लिस्ट सिलेबस की सामने दे दीजिए एक बोर्ड पे। हाँ इंग्लिश में, बस जो पेपर में आ रहे हैं वो वाले। तो अब करता ना करता क्या करता, आखिर माँ के फिर मुझे कुछ करने की सोच रही है। तो अब करने का ये है कि वैसे तो मन ये था कि आपसे कुछ वार्तालाप की जाए, आपसे कुछ पूछा जाए, लेकिन दिल में एक शर्माहट है पूछने में। ऐसा ना हो दिल टूट जाए कि मैं यहाँ से पूछना शुरू करूँ, तो इसलिए उस शर्माहट को मैं सोच रहा हूँ बाकी रखें। और लास्ट क्लास है हमारी इस सेशन की। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों से 12वीं में मुलाकात होगी। ठीक है जी, अच्छी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह आप चेहरे दोबारा नज़र आएंगे, जैसे हमारे पिछले बैच वाले पुराने चेहरे हमें नज़र आए हैं। तो अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि फिर थोड़ा सा जी जान लगाने की कोशिश करते हैं कि इस एक क्लास के अंदर हमारे पास जो हमारे कुल सबक आ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से जो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें पढ़ के जाइएगा, हम उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, आप वो चीज़ें सब चीज़ें नोट कर लीजिए, और लगभग 2 से 3 सैम्पल पेपर कर लिए हमने। काफ़ी हद तक आप सबको एक अंदाज़ा भी हो गया किस किस्म के क्वेश्चन इम्तिहान में पूछे गए हैं, किस सबक में से आए गए हैं। फिर भी एक बार और आखिर में या 10 क्लास में जितने भी सबक पढ़े उन सब का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, इस सबक में हमने क्या पढ़ा था और हमें क्या पढ़ के दोबारा जाना है ध्यान से। ठीक है जी, तो उसके बाद क्या होगा कि इंशाल्लाह जो भी बची कुची कसर रह जाएगी वो आप 1.5-2 दिन के अंदर निकाल लीजिए, फिर तो उसके बाद बस सब्जेक्ट की याद ही रह जाएगी। ठीक है, इस पे नहीं चाहिए ना, व्हाइट बोर्ड पे मैच कैसे चाहिए? स्क्रीन स्प्लिट नहीं हो सकती? यहाँ पे साइड में ले आए आप, मिनिमाइज हो जाएगा नहीं? अच्छा, मिनिमाइज होकर डायरेक्ट पूरा ही चला जाएगा। चलिए अभी ऐसे 2 मिनट करके करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 चैप्टर है ना आपके, लाइव व्हाइट बोर्ड ओपन कर दीजिए। चलिए सबक नंबर 1, सबक नंबर 2, पूरी सेटिंग बता के जाना नहीं। हाँ मतलब सच में ऐसे ये चेंज करने का कभी मुझे बार बार बोलना पड़ा, कैसे सबक नंबर दिखाने हैं। पहला सबक आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2 खोलिए जरा, क्लोज कर दिए बस। और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब इन 2 सबक की बात कर लेते हैं। पहले 2 सबक है, किताब खोलते आपको ये सबक सबसे पहले नजर आएंगे। क्या करें जी, सबक निहायत ही आसान है ये वाले, हकीकत में सबक आसान है पढ़ने में। क्या करें जी, ये जो चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, इसके अंदर सबसे पहले आप जो काम करेंगे वो है मईशती सरगर्मी और गैर मईशती सरगर्मी में फर्क पढ़ लीजिए। क्या कहते हैं इसको हम? इकोनॉमिक एक्टिविटी मईशती सरगर्मी वर्सेस नॉन इकोनॉमिक गैर मईशती सरगर्मी, इन दोनों में फर्क पढ़ लीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं। जो भी काम पैसे के मकसद से किए जाएंगे वो सब मईशत में आएंगे, और जो भी काम खेल कूद मनोरंजन तस्कीन हासिल करने के लिए किए जाएंगे वो गैर में आएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एमसीक्यू के अंदर, नहीं मिला तो 2 मार्क में मिल जाएगा ट्रू फॉल्स में, नहीं मिला तो 3 मार्क में मिल जाएगा कि फर्क बताओ।
इससे आगे बढ़ेंगे, हाँ जी, इससे आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हमने एक टेबल पढ़ी थी जिस टेबल के अंदर प्रोफेशन यानी पेशा, बिजनेस यानी कारोबार, और तीसरी चीज रोजगार जिसको आपने कहा था एम्प्लॉयमेंट, इनकी टेबल पढ़ लीजिए। टेबल लिख रहा हूं मैं यहां पे, किताब के अंदर टेबल है, मिल जाएगा आपको पक्का क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन 1 मार्क में कुछ भी आ सकता है। मार्कर रखता हूं मैं, ठीक है जी। इसकी टेबल, अब जैसे टेबल में क्या था, हमने पेपर में क्वेश्चन करे, उसके अंदर आसान आसान क्वेश्चन थे भाई। प्रोफेशनल लोग जो होते हैं, पेशाकार, इनको क्या चीज सर्विस के बदले में मिलती है, तो फिर आप सबने भी कहा था पैसे पैसे पैसे। देखो पैसा तो तीनों को ही मिलता है, लेकिन अल्फाज अलग अलग थे। इसको मिलेगा मुनाफा, इसको मिलेगी तनख्वाह, और इसको मिलेगी फीस। अल्फाज अलग हैं, जबकि तीनों को आमदनी ही कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो छोटी छोटी बातें, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन के अंदर। कारोबार करने के लिए क्या पढ़ाई की जरूरत है, तो ट्रू फॉल्स आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो वो टेबल आप अगर एक बार पढ़ लेंगे इनके फर्क की, तो आपको सारी बातें आराम से पता चल जाएंगी। किसमें काम के बदले में क्या मिलता है, किसके अंदर पैसा लगाना पड़ता है, किसके अंदर रिस्क ज्यादा होता है, किसमें रिस्क कम होता है। ये टेबल पढ़ लिया आपने, ठीक है जी। चलो जी, माशाल्लाह, टेबल भी पढ़ ली इन्होंने। उसके बाद तीसरा काम जो आप करेंगे, जल्दी जल्दी के काम है ये, इतना सोच विचार मत करिएगा इन पे, बस जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा। क्या? कारोबार यानी बिजनेस की डेफिनेशन पढ़नी है आपको। बिजनेस की डेफिनेशन जी, तारीफ लिखिए बिजनेस की, बाकायदा ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। और तारीफ के साथ तारीफ ही कर दीजिए इसकी, यानी साथ में आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी खुसूसियात बताइए। ये क्वेश्चन आपको अच्छा मिल जाएगा। खुसूसियात, जिसके अंदर कारोबार किसे कहते हैं हम, बिजनेस किसे कहते हैं हम, हमने कहा जिसके अंदर हम चीजों को बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, प्रोक्यूरमेंट करते हैं, मुनाफे के लिए काम करते हैं, इसमें जोखिम पूरा पूरा मौजूद होता है, ये रिस्क पर किया जाता है। बिजनेस अनसर्टेन यानी इसमें कुछ भी हो सकता है जी, ठीक है जी। बिजनेस अनसर्टेन होता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ये सारी चीजें इसके अंदर। और आखिरी चीज जो भूलनी नहीं है, कौन सी? कि बिजनेस तब तक नहीं हो सकता जब तक इसको रेगुलर बेसिस पे ना किया जाए। बस ये बात मत भूलना, रेगुलर बेसिस पे। क्योंकि आपको याद होगा OLX का मैंने एग्जांपल दिया था, और उसके अंदर वो पेपर में भी क्वेश्चन आया था कि एक शख्स है, उसके पास फर्नीचर रखा हुआ था, उसने बेच दिया, और बेचकर उसने बकायदा प्रॉफिट भी कमाया। तो क्या ये कारोबार है? तो आप लिखोगे नहीं, क्योंकि ये काम वो डेली बेसिस पर नहीं करता। हाँ, तो प्लीज ये वाला लाइन ध्यान रखना। पेपर में जब ये क्वेश्चन आ रहे होंगे ना, याद आएगी तुम्हें। हाँ हाँ, सच में इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें याद आएगी, लाइन पढ़ गया, अबे भाई ये इस, तो अबे भाई ये वाला तो था, ऐसा आ गया। तो उसमें याद भी आएगी और खुशी भी होगी। वहां थोड़ी चीजें याद रखना, पहले सबक के अंदर ये 3 चीजें आपको जरूर करके जानी है। बाकी जिस बच्चे ने और ज्यादा कराए, खुशामदीद, बहुत अच्छी बात है। सबक नंबर 2 नाम है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इसमें क्या पढ़ के जाएंगे हम? देखो, इसके अंदर हम इंडस्ट्री में आपके पास है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, एक नजर कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है जी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 नाम थे, ठीक है जी। जिसके अंदर पहले में खेती बाड़ी और नेचर की सारी चीजें आती हैं, मछली पालन, मुर्गा पालन, ये सब चीजें इसके अंदर आती थी। दूसरी वाली क्या थी? सेकेंडरी इंडस्ट्री, जिसके अंदर अलग अलग किस्म की इंडस्ट्री आती थी, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम करना, कच्चे माल को तैयार माल में तब्दील करना, जैसे गाड़ियां बनाना, जिसको बोलते हैं असेंबलिंग करना, अलग अलग पार्ट्स लाके जोड़ना, ये सब चीजें सेकेंडरी में आती हैं। तो टाइप्स के अंदर 3 टाइप है आपके पास। पहला प्राइमरी, जिसके अंदर हम कुदरत के दिए गए वसाइल यानी रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी सेकेंडरी, जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। और तीसरी का नाम टर्शरी और खिदमत का
सेक्टर जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर बैंकिंग, इंश्योरेंस और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो इसमें क्या करना है, तीनों के नाम पढ़ के अंदर कैटेगरी पढ़नी है, बस ज्यादा डिटेल में ना जाना, बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता यहां पर इतना। अच्छा जी, हो गया। सर कॉमर्स में क्या पढ़ो, के अंदर कॉमर्स की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। कॉमर्स कहते किसको हैं, कॉमर्स कहते किसको हैं? तो काम करने के, काम को यानी कारोबार को करने के लिए हमें सपोर्ट सर्विस की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे आपने सामान तो बना लिया, अब बेचने के लिए इसको मुंबई के ग्राहक के पास भेजना है, वो वहां से कॉल कर रहा है, भाई साहब आपका सामान बड़ा पसंद आया, लाओ मुझे भेजो। अब आप ना थोड़ी ना अपने हाथ में कैरी करके वहां लेके जाओगे, तो अब आपके कारोबार को सपोर्ट देने के लिए आपको खिदमत की जरूरत है। वो खिदमत की जितनी चीजें वो सब कॉमर्स में आती हैं, जिनका काम है कारोबार को सपोर्ट देना। अब आपने क्या करा, 2 मिनट में कॉल करी पार्सल वाले को, हाँ जी भाई साहब मेरा एक पार्सल मुंबई पहुंचाना है। मैंने कहा ठीक है जी, पैसे दीजिए, आपका पार्सल बिल्कुल आराम से पहुंचेगा। तो डेफिनेशन कॉमर्स की करने के बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है एड्स टू ट्रेड, यानी कारोबार को सपोर्ट करने वाली चीजें। कुछ नाम है, वो नाम में यही लिख रहा हूं, एड्स टू ट्रेड। क्या क्या चीजें आती है भाई साहब इसमें? भाई साहब इसमें आती है बैंकिंग, भाई साहब इसमें आता है इंश्योरेंस, भाई साहब इसमें आता है एडवर्टीजमेंट। अरे यार ऊपर चला गया ये नजर नहीं आ रहा है ना, आ रहा है। एडवर्टीजमेंट, इश्तिहारबाजी आ गई इसमें। अच्छा जी, और वेयर हाउस, गोदामकारी आ गई इसमें, वेयर हाउसिंग, और कम्युनिकेशन आ गया, कम्युनिकेशन। ठीक है जी, ये 5 से 6 चीजें इसके अंदर दाखिल है। और एक और लिख लीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन, नकलो हमल। ये 6 नाम है जो आप भूलिएगा मत। क्या क्या नाम? बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। अब आपको पता है क्या क्वेश्चन आएगा? आपके क्वेश्चन ये आएगा, इनके आने से कौन सी रुकावट कारोबार की दूर हुई? तो आप थोड़ा ध्यान से रखना, बैंकिंग के आने से कौन सी कारोबार की रुकावट दूर हुई? बैंकिंग के आने से कारोबार में पैसे की रुकावट दूर हुई। पहले आपको पैसा चाहिए होता था, मामू से, चाचा से, पड़ोसी से मांगा, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं है बेटा हम तुम्हें दे भी नहीं सकते, तुम मामलात के सही नहीं हो। है, अब तुम बैंक के पास गए, बैंक को थोड़ी ना पता है तुम्हारे मामलात कैसे हैं। अब बैंक से जाकर तुमने लोन यानी कर्जा ले लिया, वो तो पहले लोन के बाद पता चलेगा मामलात कैसे। तो अब बैंकिंग के आने से क्या हुआ? फाइनेंस, पैसे का मसला जो रुकावट थी वो दूर हुई। दूसरे पर आओ, क्या नाम है जी? इंश्योरेंस। इसने क्या करा जी बिजनेस में? भाई इसने बिजनेस के अंदर जो जोखिम था, जो हमारा रिस्क था, जिसको लेकर हम डरते थे, उसको दूर करने का काम किया है। एडवर्टीजमेंट ने क्या काम किया है? इश्तिहार के जरिए इंफॉर्मेशन, मार्केट के अंदर जो हमें नॉलेज नहीं थी वो नॉलेज हमें एडवर्टीजमेंट से मिली है। जब हम एड देखते हैं उस पर हमें चीजें समझ आती हैं। वेयर हाउसिंग ने क्या करा कि आपको जो सामान रखते ही बेचना पड़ता था और बीच में दरमियान में वक्त नहीं मिलता था, उस टाइम को बचाने का काम किया है आपके गोदाम ने। आप सामान बनते ही ना बेचिए, अब आराम से अपने गोदाम में रखिए, फिर जब वक्त आएगा तब आराम से बेच सकते हैं। तो यहां पर आपका जो हिंड्रेंस ऑफ टाइम कहलाता है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। कम्युनिकेशन, बातचीत, ठीक है जी, पर्सनल हो गया। और ट्रांसपोर्टेशन मतलब जगह का जो रुकावट थी वो दूर करी ट्रांसपोर्टेशन ने। आप एक सामान आराम से दूसरी जगह भेज सकते हो। 2 सबक आपके हो गए, अगले सबक पे चलते हैं। सबक नंबर 3 और 4, ठीक है, 3 और 4, लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 छोड़ के मत जाना किसी भी हाल में। दोनों सबक मिलाकर एक ही सबक बनता है जिसका नाम है फॉर्म ऑफ बिजनेस, कारोबार की किस्में। छोड़ने वाला सबक नहीं है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पेपर में नजर आएंगे, तो आपको अगर छोड़ के गए तो ऐसा महसूस होगा कि मैं ज्यादा कुछ पढ़ के नहीं गया। 1 नंबर में भी आएगा, 2 नंबर में भी आएगा,
3 नंबर में भी आएगा, हर कैटेगरी में आपको इसका एक क्वेश्चन ए मिलेगा जरूर, क्योंकि सबक ही अच्छा खासा बड़ा है। अब बड़ा सबक है तो मैं इसकी तैयारी कैसे करूं? तैयारी का तरीका देखो कैसे करना है। जुगाड़ करने हैं जो हम बचपन से सीखते आए हैं। सामान टूट गया है, 5 रुपए की फेविस्टिक लगाइए और जोड़ दीजिए। अब कैसे करेंगे वो देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही इसको लिखते हुए चलिएगा। आपके पास कारोबार की कुल 5 किस्में हैं जो आपको पढ़ाई गई हैं। नाम आपको याद होंगे। पहले का नाम सोल प्रोप्राइटर, तन्हा मिल्कियत, हाँ जी यही था। दूसरा पार्टनरशिप, साझेदारी हो गई, ठीक है जी। तीसरा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। चौथा कोऑपरेटिव सोसाइटी, इमदाद बाहिमी सोसाइटी। और लास्ट का नाम था कंपनी। 5 नाम है मेरे भाई। देखो सबक सच में अच्छा है और जरूर मिलेगा तुम्हें पेपर में इसके क्वेश्चंस, और समझने का भी है सबक। अब ये क्या करूं बताओ, इतना बड़ा सबक है, कैसे तैयार करूं इसको? देखो तैयार करने का तरीका, सबसे पहले इसकी खुसूसियात पढ़ लो, जिसको क्या कहते हैं फीचर्स। कितनी पढ़ूं? कम से कम 5 से 6 पढ़ना, 5 से 6 खुसूसियात। चलो दिल में एक चीज आ रही है वो भी बता देता हूं तुम्हें। फीचर याद करने का तरीका देखो, समझने की कोशिश करना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो चीज मेरे दिमाग में है, जो शरारत मेरे दिमाग में, वो तुम पे मैं ट्रांसफर करना चाह रहा हूं। मैं कैसे करता था तैयारी? फीचर्स के अंदर से ही, फीचर के अंदर से ही मेरिट और डीमेरिट यानी फवाइद और नुकसान निकलते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल, जहन सही से लगाओगे तो तुम्हें फ्री में मिलेंगे ये दोनों। अगर तुमने खुसूसियत तमीज से याद करी है तो फायदे और नुकसान इसके अंदर मुफ्त मिलेंगे तुम्हें। मतलब खुसूसियात याद करके गए और पेपर में खुसूसियात आई नहीं, क्वेश्चन में पूछ लिया तन्हा मिल्कियत के 2 फायदे 2 नुकसान बताओ, अरे यार हम तो याद करके गए थे फीचर, ये क्या पूछ लिया? तो अगर फीचर याद है तो खुसूसियात याद है, तो समझो फायदे और नुकसान तुम याद करके गए हो, बस तुम अपने दिमाग को टटोल नहीं रहे। थोड़ा सा मिसाल ले लो, देखो मिसाल से समझाऊंगा, बाकी खुद तैयारी करनी है। फीचर के अंदर पहला पॉइंट है फॉर्मेशन, सब में ही है लगभग ये बात, ऐसा पॉइंट पकड़ा है मैंने जो सब में ही मिलेगा आपको। फॉर्मेशन यानी बनाना, भाई इस काम को, इस कारोबार को बनाना, ठीक है जी। तो फॉर्मेशन इसकी खुसूसियत में आ गया, और फॉर्मेशन के अंदर आपने हेडिंग बना के लिखा कि ये तन्हा मिल्कियत का जो कारोबार है, इसको बनाना या इसको शुरू करना निहायत ही आसान है। इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती। छोटा मोटा पैसा लीजिए और दुकान खोल के अपना चाय पानी का काम शुरू कर लीजिए, ठीक है जी। ये आपने लिख दिया, चाय पानी मत लिखना उसमें, बस फीचर हो गया जी। अब फॉर्मेशन में आप बताओ क्या लिखा आपने? इजी वर्ड लिखा है ना, आसान है, इसका फॉर्मेशन आसान है। तो एक बच्चे ने याद करा कि इसकी फीचर है इजी फॉर्मेशन, आसानी से ये कारोबार शुरू हो सकता है। ठंडे दिमाग से बताना, ये इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? ये कारोबार आसानी से किया जा सकता है, इसका फायदा हुआ या नुकसान? फायदा हुआ ना। फीचर याद करा, मेरिट याद हो गया। आपने तो फीचर याद करा है ना, इजी फॉर्मेशन। वो इजी फॉर्मेशन वो इजी फॉर्मेशन ही आपके लिए फायदा बन गया। लो पहला फायदा आपको याद भी हो गया, मेरिट भी आ गया, आसानी से बनाया जा सकता है। लो एक और पॉइंट ले लो, एक और पॉइंट मिसाल दे रहा हूं फिर दोबारा। फीचर के अंदर आपने एक और पॉइंट पढ़ा, वो भी सबके अंदर मिलेगा, नाम है कॉन्टिन्यूटी यानी मुसलसलियत। ये भी सबके अंदर आएगा पॉइंट। कॉन्टिन्यूटी यानी इस कारोबार में मुसलसलियत कैसी है, तो ये फीचर है। मुसलसलियत कैसी है इसमें, और मुसलसलियत है कैसी, जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो आप अंदर लिखोगे कि भाई साहब इसमें जो है ना मुसलसलियत की कमी है, कमी, लैक। कमी क्यों है भाई? क्योंकि ये अकेला इंसान कारोबार चलाएगा,
अगर अल्लाह ना करे कल को उसके साथ कोई हादसा हो गया तो ये कारोबार बंद हो गया। अब तो इस कारोबार की दूरदर्शी नहीं है, ये कारोबार लंबे वक्त तक नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ये अपने ओनर के ऊपर डिपेंडेंट है। इस कारोबार का ताल्लुक अपने ओनर से है, जब तक ओनर है तब तक कारोबार है, ओनर गया कारोबार खत्म। तो ये कमी है, कमी, तो ये कमी यहां पर आ गई। फीचर याद करें हैं आपने दोनों के, आसानी से बनाना और मुसलसलियत में कमी। आसानी से बनाना फायदा बन गया, मुसलसलियत में कमी नुकसान बन गया। इस तरह से आपको मेरे भाई 6 फीचर याद करने हैं, 6 सबके 6 में से इस तरह से याद करना 3 फायदे हो और 3 नुकसान हो, बस। अब मत भूलना इस बात को, 6 का टोटल हिसाब और 6 में से 3 फायदे की तरफ जा रहे हो और 3 नुकसान छांटने हैं। 10 से 15 मिनट लगेंगे छांटने में, थोड़ा सा दिमाग लगाना छांटने में, लेकिन पूरा सबक बड़े अच्छे से याद हो जाएगा तुम्हें। 15-20 मिनट खर्च तो होंगे इसको बनाने के लिए कि खुसूसियात में ध्यान से ढूंढो कौन से फायदे हैं और कौन से नुकसान। तो उनको ढूंढने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन एक बार बन गए तो समझो तुम्हारी याद करने की जो झंझटबाजी है वो खत्म हो जाएगी। वरना फिर वही है आसान तरीका, कौन सा, वही सीधी सड़क जो चल रही है उस सड़क पे चलते रहो, सारे फीचर, सारे फायदे, सारे नुकसान आराम से याद करके जाओ। ठीक है, तो 6 फीचर इसके, 6 इसके, 6 इसके, 6 इसके, इन चारों के याद करने हैं। कंपनी को अलग कर देना, कंपनी मत लाना इसके अंदर, क्योंकि कंपनी थोड़ी इन सबसे अलग है। हाँ, इन चारों के 6 फीचर्स आपको याद करने हैं। किस तरतीब से कि उसमें से 3 फायदे हों और 3 नुकसान हों या कमियां हों। रेज हैंड करके बता दो ये बात अगर समझ आ गई, तो फिर मैं आगे चलूं सभी जल्दी से। ये बात बिल्कुल अगर अंडरस्टूड है, आज ही हजम हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। 6 फायदे, वो 6 फीचर्स, जिसमें से 3 फायदों की तरफ और 3 नुकसान। 2 3 साथी बैठो काम करने के लिए आपस में जैसे खाना खाने बैठते हो ना, ऐसे 3 लोगों को लगा दो काम पर कि आप भाई 3 लोग जो है बैठकर इस सबक के अंदर इस तरह से इसकी हमें बना के दो कि कौन से 6 फीचर हैं, 3 फायदे 3 नुकसान छाट के दो उसमें से, और यही चीज एक दूसरे के काम आएगी। अब आप जब वो एक पर्चे पे लिख लें, फिर वो एक पर्चा जो या तो फोटोकॉपी कर लो या फिर आपस में एक दूसरे को शाया कर दो कि भाई इस तरह से हमें इसको याद करना है। बांट के खेलना पड़ेगा आपको खेल, अकेले नहीं होगा, क्योंकि फिर वो ये सबको अलग अलग टाइम देना पड़ेगा। तो 2-3 लोग तय करके इस सबक के ऊपर लगा दो 20-25 मिनट के लिए। आपका काम है सिर्फ लिस्ट बनाकर देना कि चारों के 6 खुसूसियात, 3 फायदे की तरफ और 3 नुकसान की तरफ, इस तरह से हमें बना के दे दो आसान तरतीब। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये चीज हो गई जी, पहला काम हो गया। पक्का यहां तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा खुशी खुशी। ठीक है, अब क्या करना है इसके अलावा? इसके अलावा ये तो आपका डन है, अब इसमें और कुछ नहीं पढ़ना, बस इसमें इतना ही था। इसमें थोड़ा सा आपको और आगे जाना पड़ेगा, आगे मतलब इसमें एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा। क्या नाम है? टाइप्स ऑफ पार्टनर। जी, पार्टनर की किस्में हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब ये कहां से पढ़ूं? बिल्कुल आसान शब्दों में समझ लीजिए, इसकी भी टेबल दे रखी है, टेबल में से पढ़ लीजिए। 6 किस्म के पार्टनर हैं: एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इन 6 पार्टनरों के नाम पढ़ लीजिए, और नाम पढ़कर सिर्फ ये पढ़ लीजिए पैसा कौन देता है काम के लिए, काम कौन करता है, मुनाफे और नुकसान बटेंगे या नहीं बटेंगे, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है या नहीं। बस इतनी बातें आपको उसमें पढ़नी होंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको नाम बताया स्लीपिंग पार्टनर, ये सोता हुआ पार्टनर होता है। सोते हुए पार्टनर का मतलब क्या है? इसको सोना पसंद है, सोना पसंद है तो ये पैसे देने के लिए तैयार, लेकिन लेजी है, काम नहीं करेगा, इसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। तो ये आपसे कह रहा है मुझसे पैसे ले लो, जितना भी हमारा हिस्सा बनता है मैं तुम्हारे प्रॉफिट में तुम्हारे लॉस में शरीक हूं, लेकिन काम नहीं करूंगा, काम तुम ही करोगे। तो इस किस्म के पार्टनर होते हैं। ऐसे सीक्रेट पार्टनर है, वो कह रहा है पैसे ले लो लेकिन जाहिर मत करना मैं तुम्हारा पार्टनर हूं। तो इस किस्म के पार्टनर होते हैं। एक बार वो टेबल आपको देखनी है, ज्यादा डिटेल में ज्यादा टाइम मत लगाना,
वक्त ज्यादा लग जाए तो। HUF में क्या करना है जी, कुछ नहीं, बस यहां पर आकर खत्म, यानी इसकी खुसूसियात पढ़नी है, फायदे और नुकसान पढ़ने, यहां पर आकर खत्म, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या करना है मुझे, इसके अंदर भी आपको फीचर्स पढ़ने हैं, फायदे और नुकसान पढ़ने हैं। अगर वक्त मिल जाए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी किस्में हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा अगर वक्त मिल जाए, मैं आपको बोल रहा हूं, नहीं मिले तो छोड़ दीजिएगा, इतना दिल पे नहीं लेंगे इसको, या पहले से आप पढ़ रखिए तो बहुत अच्छी बात है। रीड किसमें है, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, नाम है, अगर आपको याद रहे तो पढ़ लीजिएगा, वरना कोई मसला नहीं। लास्ट टॉपिक जो कंपनी का है भाई, इस पे थोड़ा सा आपको वक्त लगाना पड़ेगा। वक्त क्या, सबसे पहला काम तो वही है इसकी तारीफ, और तारीफ के साथ इसकी खुसूसियात। तारीफ के साथ खुसूसियात, इस वाहिद की खुसूसियात इन सबसे काफी अलग है, इसीलिए इसमें ईमानदारी से पढ़ना है, नो जुगाड़बाजी, ठीक है, ईमानदारी से। कंपनी के अंदर जो खुसूसियात हैं वो नहीं, मुश्किल है जरा उसमें, इसकी खुसूसियात आप प्यार से पढ़ लीजिएगा, जो भी इसकी खुसूसियात हैं, लगभग कम से कम 5 तो पढ़ के ही जाइएगा, कंपनी की खुसूसियात, ठीक है जी। ये कंपनी की खुसूसियात में दाखिल है कि कंपनी जो है अपने ओनर से अलग रहती है, सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं, यानी इसका वजूद अपने मालिक से अलग है। यहाँ मालिक चला भी गया तो कंपनी खत्म नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि कंपनी को डायरेक्टर्स चलाते हैं, बात समझना, ठीक है जी। जैसे एक ओनर के साइन होते हैं, ऐसे कंपनी भी अपनी चीजों को अप्रूव करने के लिए एक मोहर लगाती है जिसका नाम है कॉमन सील, ये भी इसके खुसूसियात में दाखिल है। इस कंपनी की खुसूसियात में ये वाला पॉइंट आ सकता है, कंटिन्यूटी, मुसलसलियत बहुत दूर तक है। हाँ, यहां पर अगर जैसे आप चेयरमैन थे रतन टाटा, डेथ हो गई ना, तो टाटा कंपनी बंद थोड़ी हो गई, अब आगे डायरेक्टर्स चलाएंगे, उनमें कोई हो गया फिर आगे चलाएंगे, इस तरह से कंपनी चलती रहेगी, कब तक, जब तक कंपनी डूब ही ना जाए, ठीक है जी। तो इस तरह से इसके फीचर्स पढ़ने। और क्या पढ़ू जी, कंपनी में एक काम और पढ़ लीजिएगा, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में फर्क मत भूल के जाना। ये प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में फर्क कहां से पढ़ूं, वही फर्क की टेबल लिखी हुई है आपके पास, किताब में फर्क की टेबल बनी हुई है, लिखा हुआ है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में फर्क बताइए, वहां से बड़े प्यार से बहुत आराम से पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है जी। ये काम हो गया जी, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, 4 सबक निमट गए, अगले पर आओ जी। चार के बाद 7, 9, 10, 7, 9, 10। 7वां है कम्युनिकेशन, एक है बैंकिंग और एक है इंश्योरेंस। आओ जी, छोटे सबक हैं, याद रखना, छोटे सबक हैं, याद रखिएगा, वक्त नहीं लगना चाहिए इसमें, बहुत आसान है सबक पढ़ने के लिहाज से। कम्युनिकेशन, एक दूसरे से अपने जज्बात, अपने अल्फाज, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, दो या दो लोगों के बीच में जब एक्सचेंज होती हैं, एक दूसरे से हम शरीक बात को करते हैं, उसको कम्युनिकेशन करते हैं। क्या कहेंगे जी इसके अंदर, इसके अंदर इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। कम्युनिकेशन की किस्में पढ़ लीजिएगा, जिसको कहते हैं टाइप्स, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, नॉन रिटन, इस तरह की इसकी किस्में हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। और क्या पढ़ूं इसके अंदर, लास्ट टॉपिक बस ये पढ़ लीजिएगा, बैरियर्स। बैरियर कम्युनिकेशन में आने वाली रुकावटें, बस इतना सा काम है, बहुत जल्दी खींचना है आपको, ज्यादा समय नहीं लगाना। कम्युनिकेशन का मायने पढ़ना है, मायने के बाद किस्में पढ़नी है, क्या ये रिटन में भी होता है और ये ओरल भी होता है, यहां ये किस्में पढ़ लेना जरा इसके अंदर जाके थोड़ा सा, ठीक है ना। याद होगा आपको कि अगर पुलिस वाला
सीटी बजा के ऐसे कर रहा है तो वो भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। कुछ इशारा कर रहा है तो इशारा भी कम्युनिकेशन के अंदर दाखिल होता है। क्लास के बाद अगर घंटी बज रही है मदरसे के अंदर, तो वो मदरसे के अंदर घंटी बजना इशारा दे रहा है, वो भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। कम्युनिकेशन मतलब हमेशा नहीं होता कि बात ही करना, इशारे भी उसके अंदर दाखिल होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत बढ़िया। अगले सबक पर आते हैं, नाम है बैंकिंग। क्या करें जी सर इसके अंदर? बैंकिंग की डेफिनेशन पढ़ लेना बहुत प्यार से। एक क्वेश्चन मुझे याद आया सैंपल पेपर के अंदर जो हमने करा था। कौन सा क्वेश्चन याद आया? उसमें लिखा हुआ था सारे मालियाती इदारे बैंक होते हैं। सारे मालियाती इदारे बैंक होते हैं, सही है गलत? तो हमने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होता, सारे मालियाती इदारे बैंक नहीं हो सकते। सारे मालियाती इदारे बैंक नहीं हो सकते। बैंक होने के लिए खुसूसन 2 काम करने पड़ेंगे। एक, लोगों से पैसा लो डिपॉजिट, और दूसरा उनको कर्जा दो। अगर ये 2 काम वो करते हैं तो बैंक है, वरना बैंक नहीं है। तो सारे मालियाती इदारे काम थोड़ी करते हैं। कोई मालियाती इदारा सिर्फ ये काम करता है, कोई ये काम करता है। तो याद रखना, सारे मालियाती इदारे बैंक नहीं होते, लेकिन सारे बैंक मालियाती इदारे होते हैं। हाँ, ये लिख लो कहीं पे तुम, ये आया था ट्रू फॉल्स में 2 मार्क में। सारे मालियाती इदारे बैंक नहीं होते, लेकिन सारे बैंक मालियाती इदारे होते हैं। चलो अच्छा, ये पढ़ लिया। आप क्या पढ़े इसके अंदर? तो इसके अंदर भी आप टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ बैंक, हाँ जी, एक मरकजी बैंक हो गया आपका, जिसको आप सेंट्रल बैंक बोलते हो, RBI। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना भाई। मरकजी बैंक के काम, मरकजी बैंक का काम होता है सारे बैंकों को मैनेज करना। मरकजी बैंक का काम होता है नोटों को छापना। मरकजी बैंक का काम होता है बैंकों को लोन देना। ये सारी बातें छोटी छोटी हैं, आराम से जरा इसको समझ के जाना। दूसरा टाइप कौन सा है? जिसको कहते हैं कमर्शियल बैंक। ये कौन से बैंक है? ये वो वाले बैंक है जहां आप और मैं अपना खाता खुलवाने जाते हैं। आम बैंक जो जनता से डील करते हैं। ये प्राइवेट भी होते हैं और ये सरकारी भी होते हैं। ये हैं वो बैंक। कौन से बैंक आ गए इसमें? इसमें SBI आ गया, इसमें HDFC आ गया, इसमें PNB आ गया, इसमें कनारा बैंक आ गया, इसमें हैदराबाद का बैंक आ गया, सब आ गया। JNK आ गया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तुम्हारा भी लो भाई, ठीक है जी। तीसरा बैंक स्पेशलाइज्ड बैंक, कुछ मखसूस बैंक। भूलना नहीं, मखसूस बैंक बनाए गए हैं, जिसके अंदर एक नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, EXIM, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। खुसूसन काम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए है, कि हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। लोग जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनकी मदद की जाए। पैसों की जरूरत है, माली मदद भी की जाए, उनको गाइड किया जाए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के साथ एक और बैंक है जिसका नाम है NABARD। पेपर में फुल फॉर्म आई थी इसकी, नाम इतना बड़ा है, पेपर में फुल फॉर्म आई थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भूलना मत, NABARD सिर्फ फुल फॉर्म आई थी। ना लड़ो भैया, ना लड़ो, मौके की बात है, इस टाइम लड़ाई झगड़े ना करो। इंतजार करोगे सारी रहमतें उठ जाएंगी हमारी क्लास पे से। ऐसा लगता है इनको जैसे देख ही नहीं रहे हम लोग। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के बाद अगला बैंक है NABARD। क्या करना है? फुल फॉर्म पढ़ लेना। ये NABARD जो बैंक है ये रूरल एरियाज के लिए है, गांव और देहातों के लिए बना हुआ है। इसका काम उन सारे गांव देहातों के बैंकों को, सबसे बड़ा बैंक है NABARD। ठीक है जी, इस तरह से आपको थोड़ा याद करना है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा इसके अंदर। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन जो आप पढ़ के जाएंगे, जो आपको पेपर में ही मिला था, वो क्या था? बैंक में रकम जमा करने के लिए, बैंक में रकम जमा करने का तरीका बताइए जी। मुझे नहीं लग रहा कि मुश्किल है किसी के लिए। अगर किसी को अभी भी तरीका नहीं आया तो भाई खुद बैंक जाके देख ले एक बार। स्टेप नंबर 1 दरवाजे में घुसोगे, स्टेप नंबर 2 गार्ड भगा देगा वापस आ गए। इतना आसान था जमा करना। क्यों? वो गार्ड बोला तेरा तो खाता ही नहीं है भैया, आया क्यों है यहाँ पर? तो उस वाले बैंक में जाना जिसमें खाता है। तो बैंक में जाना है, सबसे पहले डिपॉजिट स्लिप लेनी है। और अगर वो कह रहा है बैंक में खाता कैसे खुलवाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हमें अपना अकाउंट खोलने के लिए एक
फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करना है, उसके अंदर सारी अपनी डिटेल्स भरनी है, डिटेल्स के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब चीज़ें हमें देनी है। ये फॉर्म हम डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के साथ एक छोटी सी रकम भी हम वहाँ डिपॉजिट करेंगे। उसके लिए हमें रकम डिपॉजिट करने के लिए अलग स्लिप मिलती है जिसको डिपॉजिट स्लिप बोलते हैं, वो भरकर फिर हम देंगे, फिर वहाँ से वो उस तरह से हमारे अकाउंट में आएगा। क्लियर है जी? इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ जी क्लियर हो गई। डिपॉजिट का तरीका हो गया बैंकिंग के अंदर। लास्ट टॉपिक ये जरूर पढ़ के जाना, ई बैंकिंग मत छोड़ना, प्लीज मत छोड़ना ये वाला टॉपिक, ये मैंने इसलिए सबसे आखिर में लिखा है, ये मत छोड़ के जाना, स्टार बना दिया इसके ऊपर मैंने। ई बैंकिंग मत छोड़ना, ई बैंकिंग लेटेस्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है जी। ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इंटरनेट के जरिए जो बैंकिंग की जाती है, इस पूरे टॉपिक को आप छोड़ के नहीं जा सकते। मायने क्या होता है, फायदे क्या होते हैं इसके, ठीक है जी, और ई बैंकिंग के आपके सामने तरीके हैं, एटीएम है और नेट ट्रांसफर, ये सब चीजें इसके बारे में आपको पढ़ के जानी है, ठीक है जी। तो ये चीजें आप थोड़ा सा देख के जाना। क्लियर है ये बात? फिर इशारा दे दें एक बार, यहां तक सबको क्लियर चल रहा है? ये मदरसा कौन सा है? हाँ, थोड़ा सा एक्टिव होके बैठेंगे हम, थोड़ा सा, हाँ, उदासी ना हो चेहरे के ऊपर, बल्कि एक उम्मीदें हो, ठीक है ना। हाँ, और आप लोग कॉपी लेकर भी नहीं बैठे। कौन सा मदरसा है ये? हाँ, अच्छा, पीछे वाले साथियों के पास नहीं है, उनको थोड़ा सा एक्टिव करिए। अब चलते हैं अगले सबक के ऊपर। सबक है इंश्योरेंस। आराम से, बहुत आराम से, इस सबक को मैंने आपको बार बार बोला है, बार बार बोला है, ये सबक नहीं छोड़ के जाना। हाँ, इंश्योरेंस क्या करे जी इंश्योरेंस के अंदर, इस सबक के अंदर बहुत आराम से, बहुत आराम से। क्या, सबसे पहले इसका मायने पढ़ लीजिए। डेफिनेशन, मायने। भाई इंश्योरेंस कंपनी हमसे क्या कहती है? इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि देखो, आप जब कारोबार करते हो तो उसके अंदर जोखिम होते हैं, हमारा काम है आपके कारोबार को उसी हालत में छोड़ के जाना जिसके अंदर वो पहले था, नुकसान होने से पहले। इसमें दो लोग होते हैं, एक इंश्योरेंस कराने वाला और एक करने वाला, यानी एक कंपनी और एक आप, ठीक है जी। मायने पढ़ लिया। मायने पढ़ने के बाद क्या करें जी? मायने पढ़ने के बाद सबसे पहले इस टॉपिक पर उचक कर आ जाइएगा, बिल्कुल उचक कर आने वाला टॉपिक है ये। 3 पेपर करे हैं, तीनों पेपर में लगभग हर जगह इसका क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं भी नहीं था जहां ना पूछा गया, ठीक है जी। स्टार लगाया है, थोड़ा सा तवज्जो इस पे ज्यादा रखिएगा। इंश्योरेंस के प्रिंसिपल कितने हैं? कितने हैं? उंगलियों से इशारा दे सकते हैं, 7 जी, 7 प्रिंसिपल हैं। एक एक प्रिंसिपल आराम से पढ़ना है, किसी से पॉलिसी लेते हुए कुछ छुपाना नहीं है, ठीक है जी। और जो भी नुकसान हो जाएगा उसका हर्जाना मिलेगा, ये भी प्रिंसिपल है। कोशिश करनी है जब आपका नुकसान हो रहा हो तो उस नुकसान को कम से कमतर करने की, ये भी प्रिंसिपल है। ये सारे प्रिंसिपल हैं। अगर किसी ने एक से ज्यादा कंपनी से इंश्योरेंस लिया है तो उसको सारी कंपनियों से पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि वो सारा पैसा कंपनी आपस में कंट्रीब्यूट करेंगी, बांटेंगी। ये सारी चीजें आपको थोड़ा याद रखना है। ये 7 प्रिंसिपल हैं, बहुत अच्छे से, अगर अभी तक किसी ने नहीं पढ़े तो। लास्ट टॉपिक जो हम इसमें करेंगे वो है इंश्योरेंस की किस्में, जिसको हम क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के अंदर आपको याद होगा मेनली 3 नाम जो आपने पढ़े थे, कौन कौन से? लाइफ, फायर, मरीन। आग का बीमा, जान का बीमा, और ये आपका समुद्री बीमा। इन 3 बीमा को आपको अच्छे से पढ़ना है। कैसे करें इनको पढ़ने के लिए? आपकी किताब के अंदर एक टेबल बनी हुई है और इस टेबल के अंदर इन तीनों के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर आप वहां टेबल से पढ़ेंगे तो वक्त बच जाएगा और काफी अच्छे से आपको याद हो जाएगा। इशारा दे दें, इंश्योरेंस के सबक में समझ आ गया क्या क्या पढ़ना है हमें? हाँ, अभी तक जितने सबक हो गए हैं तो इंशाल्लाह इससे आप 12वीं के पड़ाव पर पहुंच जाएंगे, अगर आप सही से सीरियस होकर करेंगे। आगे के सबक भी देख लीजिए, दिखाएगा सर।
अब आइए सबक नंबर 13 और 15, इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें और अच्छे से पढ़ के जानी है इम्तिहान के लिहाज से। व्हाइट बोर्ड ओपन कर दी। सबक नंबर 13 चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो मैंने आपको अभी पिछले हफ्ते ही रिवाइज कराया है, इसमें तो मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला, ये तो पूरा सबक पढ़ के जाइए आप। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने रिवाइज कराया है आपको, ये पूरा सबक आपको याद ही होगा। सबक नंबर 15 एडवर्टीजमेंट यानी इश्तिहारबाजी। ठीक है, फिर भी चलो मैं बता देता हूं, दिल नहीं मान रहा। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ना है आपको? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर टाइप्स पढ़ने हैं, जो मैंने आपको चैनल बताए थे। सबसे पहला चैनल जीरो चैनल, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट सामान कंज्यूमर को बेचेगा। फिर वन चैनल, एक बिचौली बीच में। टू चैनल, दो बिचौली बीच में। थ्री चैनल, तीन बिचौली बीच में। ये मत छोड़ना, डायग्राम बना के अच्छे से। ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन भी है, 3 मार्कर में भी आया है, ट्रू फॉल्स में भी आया है। थोड़ा सा ध्यान रखना डिस्ट्रीब्यूशन की किस्में कौन सी हैं। और एक छोटा सा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, वो क्या है? इन डिस्ट्रीब्यूशन को करते हुए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। हाँ भाई, आप में से कोई अगर कोई पेरिशेबल गुड बनाता है, फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, इनका काम करता है, तो वो ज्यादा लॉन्ग चैनल यूज करेगा, तो आपको उम्मीद है कि वो सामान तब तक पहुंचते पहुंचते सड़ जाएगा। तो आपको यहां पर ध्यान से शॉर्टर रूट यूज करना है, कम बीच में बिचौली रखने हैं, इस तरह से ये फैक्टर करने हैं। अगला सबक आपका एडवर्टीजमेंट। इसमें क्या करें जी? इसके अंदर सबसे पहले इसकी तारीफ पढ़नी है। एडवर्टीजमेंट कहते किसको हैं? ये भी हमने अभी रिवाइज करा है हाल ही में ही। तो एडवर्टीजमेंट की तारीफ पढ़ ली सबसे पहले बहुत आराम से। क्या होती है? पेड फॉर्म, कीमत देनी पड़ती है। नॉन पर्सनल, इसमें टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता, जैसे हमारा हो रहा है ना, इसको कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन, वो होता है नॉन पर्सनल। उसके अंदर ऐड चलेगा, आपसे कोई वार्तालाप नहीं होगा, नॉन पर्सनल हो गया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आइडेंटिफाइड बाय स्पॉन्सर, ये स्पॉन्सर के जरिए किया जाता है। 3 खुसूसियात एडवर्टीजमेंट के बारे में याद रखना, यही इसकी डेफिनेशन है और यही इसकी खुसूसियात है। हो गया 3 बातें। क्या? पेड फॉर्म, कीमत देनी पड़ेगी। दूसरा, नॉन पर्सनल, नॉन पर्सनल, वन वे होता है। और तीसरी बात, ये स्पॉन्सर के जरिए की जाती है। आखिरी बात पर आ जाओ, एडवर्टीजमेंट की किस्में ना छोड़ना, प्लीज मत छोड़ना। एडवर्टीजमेंट की किस्में कौन सी किस्में हैं? प्रिंट मीडिया, प्रिंट छपा हुआ, याद होगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक, और तीसरा अदर्स। अदर्स के अंदर आपके पास गाड़ी पे लगी हुई होर्डिंग नजर आ गई, रोड पे जा रहे थे एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ नजर आ गया, ये अदर्स के अंदर आता है। इलेक्ट्रॉनिक में रेडियो, टीवी और मोबाइल, ये आ गया। प्रिंट के अंदर अखबार और मैगजीन और बढ़िया बढ़िया रिसाले जो संडे संडे निकलते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी लिखी हुई होती हैं, वो सब चीजें। तो ये 3 किस्में हैं, बिल्कुल ना भूलना। एक प्रिंट, एक इलेक्ट्रॉनिक और एक अदर्स। खत्म, बस। छोटे छोटे सबक हैं, जल्दी से, बिल्कुल ज्यादा वक्त नहीं है। इन सबक को तो बिल्कुल ऐसे कर लेना, खाना खाने से पहले जब दुआ पढ़ो बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह, तब ये सबक शुरू होने चाहिए और खाना खाने तक खत्म। बस ये खत्म होते ही दुआ पढ़ लेना खाने की। आज थोड़ा सा खाना और पीना और आराम थोड़ा सा कम करना है, 2 दिन बचे हैं, थोड़ी सी कड़ी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट उसके हमें नजर आएंगे। पूरे साल की मेहनत है हमारी भी, देखो समझो, हम भी पसीना वसीना बहा रहे हैं थोड़ा बहुत, और तुम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हो, तो उसका मेहनत का फल मिलेगा तो इंशाल्लाह फिर आगे अच्छी उम्मीदें बनती है, काम करने में मजा आता है। ये जो आपको मैं डिटेल बता रहा हूं, मैंने यकीन माने किसी भी पुराने बैच में नहीं बताई किसी को। ये सब आखिर के अंदर जो मैंने आपको बताया ना, 5 रुपए की फेविस्टिक लगाकर जुगाड़ करना, वो किसी बैच में नहीं बताया। लेकिन आपको इसलिए कि भाई अगर खुदा ना खास्ता आप में से कोई बच्चा अभी भी कमजोर रह गया, अभी भी 2 दिन है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी भी 2 दिन है, वो कमजोरी की हालत में भी ये पढ़ के जाएगा तो इंशाल्लाह चौका तो मारी आएगा पेपर में। ठीक है, अगले जल्दी से देख लीजिए, बस खत्म होने वाला और आपके सबक मुकम्मल। फिर 2 दिन बाद इंशाल्लाह जब भी आपसे मुलाकात होगी, मैं तो यही कोशिश करूंगा कि आपसे मुलाकात हमारी 12वीं के अंदर ही होगी, 2 साल बाद शायद या 1 साल बाद।
या जब जमीयत प्रोग्राम करेगी उसके अंदर अगर आपको ट्रॉफी या रिवॉर्ड मिलेगा, इनामात मिलेंगे, तो हो सकता है उसके अंदर हमारी मुलाकात हो जाए। ठीक है ना। अब अगले 2 सबक देख लीजिए। 2 क्या, राइट और कंज्यूमर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ध्यान से, बार बार बता दिए। शोल्डर में व्हाइट बोर्ड खोलना भाई सब। सबक नंबर 17 और सबक नंबर 18 ना छोड़ना, किसी हालत में ना छोड़ना। ये तो वो सबक है जो मैंने आपसे कहा था शुरू ही यहीं से करना। हाँ, शुरू ही यहीं से करना इसको। कुल मिला के कहानी सिर्फ यह है, सारिफीन यानी कंज्यूमर जो होते हैं, इसकी तारीफ पढ़ लीजिएगा। आई हुई है पेपर में इसलिए कह रहा हूं, तारीफ पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, पढ़ लीजिए, पढ़ ली, तारीफ पढ़ ली। आगे बताओ जी, आगे बताओ। हुकूक पढ़ लीजिएगा। कितने हैं, काउंटिंग बता रहा हूं, 6 हैं। कंज्यूमर के राइट्स। दिल दुखेगा अगर तुम ये छोड़कर गए तो, क्योंकि पेपर में तुम्हें इंशाल्लाह जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन, फिर देख देख के वहां पे बड़ा अफसोस होगा। हुकूक कितने, 6। एक भी मत छोड़ के जाना, आराम से पढ़ना। चुनने का अधिकार है ना आपके पास, अपनी मर्जी से चुनिए। सेफ्टी का अधिकार, कि सेलर को चाहिए ऐसा सामान बनाए जिससे आपकी जान का माली जिस्मानी नुकसान ना हो, आपके पास अधिकार है। हादसा हो गया तो आपको हर्जाना मिलना चाहिए, कंपनसेशन, ये भी आपके पास अधिकार है। ठीक है ना। बिस्किट में भी पता चला था ना, 2 बिस्किट कम निकले थे, अच्छा खासा पैसा देना पड़ा ना उस आदमी को। तो अल्लाह ने करे किसी ने और ने कुछ और सामान बनाया, विस्फोट हो गया, इलेक्ट्रिकल गुड बनाई थी कोई, उसके अंदर कुछ स्पार्क हो गया, आपकी जान पर थोड़ा सा कोई खतरा बन गया, जिस्मानी कोई नुकसान हो गया, तो कंपनी को चाहिए यहाँ पे हर्जाना भरेगी। हर्जाने की और भी किस्में होती हैं। तो यहाँ हुकूक पढ़ लिए। हुकूक के बाद क्या पढ़ूं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ, अपने हुकूक के साथ अपनी जिम्मेदारियां मत भूल के जाना। इम्तिहान गाह में पहुंच गए हैं, पेपर और पेन लेकर ही नहीं पहुंचे, तो एग्जामिनर क्या ही करेगा आपकी तारीफ। तो यहां पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी अपनी जिम्मेदारियां आसान है। कौन कौन सी हैं, सामान खरीदते हुए बिल लेना मत भूलना। ये तो आज तक हमने मांगा ही नहीं, यकीन पे काम करते हैं सर हम लोग, जबान के। बिल विल की जरूरत नहीं है, हमने कह दिया भाई साहब सही है तो सही है, बिल्कुल सही है, शरीयत भी कह रही है, लिख ले, लिख ले मेरे भाई, लिख ले, लिखत पढ़त कर ले थोड़ी सी। तो सामान लो तो लिख पढ़त के करके, क्योंकि कल को भरोसा नहीं है किसी का भी। ठीक है जी, तो बिल लेना जरूरी है। अगर बिल नहीं लिया तो सामान कबाड़ भी निकल गया ना अंदर से, आप ना कंज्यूमर कोर्ट जा सकते, ना उसके खिलाफ लड़ सकते। आप गई बात, ये गई भैंस पानी में, वो तो साफ मुकर जाएगा, मैंने बेचा ही नहीं सामान। आप बताओ आपके पास प्रूफ क्या है मैंने बेचा है, तो आपको बिल चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज, सामान खरीदते हुए स्टैंडर्डाइज गुड खरीदिए, अच्छा सामान खरीदना आपकी जिम्मेदारी है। वो तो आपको खुद ही बता रहा होगा ये वाला घटिया, ये वाला अच्छा। आप कहेंगे नहीं घटिया वाला दे भाई, सस्ता है ना घटिया। तो अब घटिया के अंदर अगर कोई वारदात हो गई तो भी वो जिम्मेदार नहीं है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी, जिस सामान को जिस तरीके से बताया गया है उस तरह से इस्तेमाल करना, किस क्या कहते हैं इसको, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। जो उसमें लिखा होता है कि मैगी बनाने के लिए पहले तवा लीजिए या कोई बर्तन लीजिए, उसमें पानी डालिए, फिर मैगी डालिए। आपने माशाल्लाह डायरेक्ट मैगी जो है आंच पे ही रख दी, खूबसूरत मैगी बन के निकलेगी वो। तो आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। हो गया जी, हाँ जी हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद सबक नंबर 18 पे चलेंगे, और यहां पर मैंने आपको कंज्यूमर रिड्रेसल बताए थे, यानी कंज्यूमर की 3 अदालतें। नाम आपको याद होंगे, एक था जिला यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दूसरा आ गया था आपका स्टेट, और तीसरा आ गया था आपका नेशनल। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, ये 3 किस्म के आपके कोर्ट थे, जहां पर बड़ा अच्छा आपको पेपर मिला था। 20 लाख से कम रकम है तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, 20 लाख से कम। अगर कोई सामान है, जो भी हुआ उसमें, आपने कोई गाड़ी खरीदी थी, उसके अंदर कुछ चीज ऐसी हो गई कि आपको कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ा, अगर उसकी कीमत 20 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम है तो आप स्टेट में जाएंगे, और अगर उस चीज की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आप नेशनल में जाएंगे। ये पेपर में आपको क्वेश्चन मिले थे, याद होगा।
तो पहला क्वेश्चन ये कि आपको किस कोर्ट में जाना है, तो वो चीज आपकी चीज की वैल्यू बताएगी कितनी है। चलो जी, ये बात तो हो गई। एक आध क्वेश्चन और पेपर में हमें नजर आया था, वो क्या था कि एक शख्स ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अपना केस दायर किया और वो यहां पे संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो अब वो अगले पड़ाव पे कहां जाएगा। तो भैया अगर वो डिस्ट्रिक्ट में सेटिस्फाई नहीं है तो वो स्टेट के अंदर अपील करेगा, सीधा हिसाब। अच्छा जी, स्टेट के अंदर भी उसने खूब लड़ा झगड़ा कोशिश करी, यहां पर भी उसको जो रिजल्ट मिला इससे वो संतुष्ट नहीं है, तो अब वो स्टेट से नेशनल के अंदर अपील करेगा। नेशनल वालों ने भी हु-हा कर दिया कि चलो जी नहीं, तुम सही नहीं हो, ये नहीं हो, और यहां पर भी वो कह रहा है मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो फिर नेशनल के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। बस इसके बाद नहीं है भाई, इसके बाद देश से बाहर, इसके बाद अदालत ही नहीं है, आप बाहर जाइए, फिर आपके बस का नहीं है यहां रहना, आपको समझ में नहीं आ रहा भारत में कैसे रहते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है, छोटी छोटी बातें हैं, ये पेपर में आई थी इसलिए याद रखना। एक वैल्यू के हिसाब से याद रखना, दूसरा अगर लिखा हुआ है कि कंज्यूमर संतुष्ट नहीं है तो आगे कहां जाएगा। ये 2 सबक हो गए, इन 2 सबक के अंदर आपको ये पढ़ना है। और सबक नंबर 18 में आखिर के अंदर, थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूं अगर वक्त बच जाए तो इसके अंदर आपको अलग अलग एक्ट दे रखे, यानी कानून। मिलावट का कानून कौन सा है, घटिया चीजों का कानून कौन सा है, नकली चीजों का कानून कौन सा है, नाप तोल का कानून कौन सा है। तो आपने इन कानून के जो सन है, जो ईयर है, साल, वो याद करने। अगर याद हो जाए तो नकली सामान का कानून कब बना था, ठीक है जी, और नाप तोल का कानून कब बना था, उनका साल अगर याद हो जाए तो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अगर याद हो जाए, सन याद करके जाने, बस हो गया जी। आगे बढ़ जाओ जी, आखिरी 2 चैप्टर देख लो, चूजिंग अ करियर और एंटरप्रेन्योरशिप। चूजिंग अ करियर और एंटरप्रेन्योरशिप। आओ जी, इन आखिरी सबकों को भी देख लो एक बार। चूजिंग अ करियर आसान सबक है, जल्दी खींच लीजिएगा। चूजिंग अ करियर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो करियर वर्ड है इसकी तारीफ पढ़ेंगे, छोड़िएगा मत इसकी तारीफ। करियर की तारीफ पढ़ ली। करियर 2 किस्मों में बटा था, एक अपना काम जिसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं तो अपना काम करूंगा, छोटा हो या बड़ा, ठीक है भाई, खुश रहे, मैं अपना क्लिनिक खोलूंगा, कोई बात नहीं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जिसमें अपना काम खुद से हम करते हैं और पैसा कमाते हैं। दूसरे होते हैं हायर्ड। हायर्ड का मतलब है मैं दूसरे के लिए काम करूंगा, ठीक है भाई, जैसे तुम्हें खुशी मिले। तो इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर आप तनख्वाह पर काम करेंगे किसी दूसरे का। तो आपको इसके अंदर भी इसकी किस्में पढ़नी है, क्या क्या होती हैं, और इसके अंदर भी इसकी किस्में पढ़नी है, क्या क्या होती हैं। एक क्वेश्चन तो ये पढ़ना है, इसमें बहुत वक्त नहीं लगेगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, कभी आप लगे बहुत वक्त नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा काम, ठीक है जी। दूसरा काम, लास्ट में क्वेश्चन ये, आप अपना करियर चूज करते हुए किन किन बातों को ध्यान रखेंगे, जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स। आप अपना करियर चूज करते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, उसको कहते हैं फैक्टर्स। कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरे करियर को चुनने में एक अहम रोल अदा करेंगी, मेरे पास पैसे कितने हैं, मैं वक्त कितना दे सकता हूं, मैं कौन सी अशिया बना सकता हूं, ये सारी चीजें। और लास्ट चैप्टर है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें गिनी चुनी चीजें हैं, जैसे इसकी डेफिनेशन यानी इसकी तारीफ, इसकी इंपॉर्टेंस, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है, ये 2 चीजें इसके अंदर पढ़ के जरूर जाइएगा। यहां पर आकर माशाल्लाह आपका 6 महीने का हिसाब हो गया एक क्लास में। यह है आपके 20-22 सबक, ठीक है जी। जोड़ तोड़ के जिस तरह से मैंने आपको बताया है, अगर आपको लगता है कुछ सबक आपके तैयार हो चुके हैं, बचे हुए सबक को आप ऐसे तैयार कर लीजिए। जिन बच्चों को लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो सारे ही सबक तैयार हैं, तो उनको कोई इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, वो अपने सबक को फिर मुकम्मल तौर पे ही करके जाए। तीसरी कैटेगरी है, अभी तो होश आया, आज की क्लास से पता चला, परसों पेपर है,
ऐसे वाले बच्चे भी हैं हमारे पास, अरे परसों पेपर है, अरे भैया टेंशन हो गई, अब 2 दिन में कैसे तैयार करूंगा। तो उनके लिए ये वाला तरीका है, इनमें से कुछ सबक उठाइए और जल्दी जल्दी उनमें जो टॉपिक बताए हैं उनको याद करना और समझना, सिर्फ रटना नहीं है, समझ कर जाना है, समझ कर इनको जाइए। ठीक है जी, तीनों कैटेगरी के अंदर ये काम कर जाएगा, आप जिस कैटेगरी में भी आते हैं। सबक बच गए हैं, बचे हुए सबक को इस तरह से कर लीजिए, नहीं पढ़े ऊपर वाले का वास्ता पढ़ लो अब, ठीक है। और आखिरी से शुरू करना अगर पढ़ोगे तो, यानी ये वाले जो आखिरी के सबक हैं यहां से शुरू करना है, क्योंकि इनमें पेपर में ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो उल्टा चलाना उसको, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा आप सबको पढ़ा के, काफ़ी मज़ा आया पढ़ाने में। इंशाल्लाह आप सबके लिए खैर मकदम, आपका पेपर अच्छा हो। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें, 2-4 मिनट हैं, किसी को किसी भी किस्म का कोई सवाल हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। किसको? ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब होता है बैंकिंग का वो तरीका जिसके अंदर हम बैंक को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए या इंटरनेट के इस्तेमाल के जरिए बैंकिंग करते हैं। यानी एक बैंक नॉर्मल है और एक बैंक है इंटरनेट के जरिए काम करना। अब आपसे कहा जाएगा इंटरनेट के जरिए कैसे काम होता है, तो अब आप देखो, आप घर बैठे बैठे पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। ये ई बैंकिंग के बाद हुआ ना, ये इससे पहले क्या था, हर चीज के लिए आपको कहां जाना पड़ता था, बैंक। आपकी पासबुक आपके मोबाइल में, आपको पैसे भेजने आपके मोबाइल में, आपको पैसे लेने हैं आपके मोबाइल में, सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो गई, सब चीजें इंटरनेट के जरिए हो गई। इसको ई बैंकिंग कहते हैं। आपको इसके फायदे पढ़ने, क्या 24 घंटे 365 दिन ये अवेलेबल है, इसकी दुकान बंद नहीं होती कभी। कन्वीनियंस, आसान है हमारे लिए करना, ठीक है जी। ये चीज इसके अंदर, पेपर वर्क नहीं होता इसके अंदर, ये चीजें आसान है। अगर वो इसके नुकसान पूछ ले तो आप कहोगे इसके अंदर नुकसान ये है कि अगर आपको डिवाइस चलाना नहीं आता, जैसे किसी को मोबाइल की नॉलेज नहीं है, तो वो इसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, फिर उसके लिए ये इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। और जो दूसरा नुकसान है वो क्या है, साइबर क्राइम, कि आजकल लोगों को काफी ठगा जा रहा है इसके जरिए से। क्योंकि पहले अलग क्राइम होते थे, जैसे आप पैसे अपने बैग में लेके जा रहे हो, कोई बैग ही लेके भाग गया, ये तो क्राइम अलग था। अब आपका पैसा सारा मोबाइल में है, लोग अब भी पैसा लेके भाग रहे हैं। कैसे लेके भाग रहे हैं, आपके पास कोड आया, उसने फोन करा, हाँ जी भाई साहब कंपनी से बोल रहा हूं, आपके पास कोड आया होगा। अब आपको क्या इतना अंदाजा कि वो बेचारा बैंक से बोल रहा है नहीं बोल रहा, आप क्या उससे जांच पड़ताल करोगे। आप बड़े प्यार से आपने खोला, हाँ कोड है भैया 363210, आपने बताया, उसने कहा मुबारक हो आपके पैसे उड़ गए, खत्म, आपका खाता खाली हो गया। ये कहलाता है साइबर क्राइम, जो इंडिया में अब तेजी से नहीं, बहुत तेजी से बढ़ रहा है और करोड़ों रुपए का घोटाला है, करोड़ों रुपए का हर साल। इस साल की भी शुरुआत करोड़ों से हुई है, 1200-1300 करोड़ रुपए का लोगों का अभी तक लूटपाट मच चुकी है, किसी की कम किसी की ज्यादा। तो ये थोड़ा इसके नुकसान की शक्ल में, इसलिए आपसे कहते हैं सिक्योरिटी रखिए, अपना पासवर्ड किसी को मत बताइए, अपनी बैंक की डिटेल्स किसी को मत दीजिए। और इस तरह से अगर कोई भी कोड आता है, एक तो ओपन ना करे जब तक बैंक से ना आए, और अगर आए तो किसी को बताए नहीं। आता ना कई बार लिंक भेजा, लिंक को क्लिक करिए, लिंक क्लिक करेंगे आपके पैसे उड़ जाएंगे। इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में, एक लिंक आपने खोला और खुलते ही आपके पैसे उड़ गए। क्योंकि वो क्या करेगा, वो उसके सर्वर के जरिए से आपके पूरे अकाउंट को हैक कर लेगा, हैक तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा ये नुकसान की शक्ल है इसकी, ठीक है जी। ठीक है जी, इंशाल्लाह अच्छा सा आपका पेपर होगा। कॉन्फिडेंट होकर जाइएगा, कॉन्फिडेंट होकर, कॉन्फिडेंट होने का मतलब होता है अपने ऊपर एक थोड़ा सा यकीन रख के जाइए कि इंशाल्लाह मैं अच्छे से पेपर करूंगा। काफी हद तक आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, सैंपल पेपर भी पूरे करे हैं, टॉपिक भी पूरे करे हैं, सबक भी आपने अच्छे से अटेंड करें। बस थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए थोड़ा सूझबूझ का इस्तेमाल करिएगा। जज्बात में आके क्वेश्चन के आंसर मत लिखिएगा, थोड़ा सूझबूझ के। कौन से वाले? सूझबूझ से करने वाले क्वेश्चन है 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले। उसमें क्या होता है, कई बार जल्दबाजी में जल्दी से गलत भी हो जाता है, तो उसको थोड़ा एक बार ध्यान से पढ़कर MCQ वाले क्वेश्चन, टिक मार्क वाले और सही और गलत वाले क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप सबको बेस्ट ऑफ लक, कि आपका इम्तिहान जो है बहुत अच्छे से जाए इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।